हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर हमने ये देख लिया है कि भाई हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। जब इंडियन हिस्ट्री लिखी गई तो उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे लिखा, फिर उसको इंडियंस ने कैसे इंटरप्रेट किया और फिर क्या चेंजेस हमने देखे। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आपकी जो 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है वो शुरू हो रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब 6th, 7th और 8th को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री होती है 8th स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ हिस्ट्री फॉर क्लास 8th फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बाय द चैप्टर इटसेल्फ हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, नाम से ही हमें समझ में आता है कि ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक का जो सफ़र तय करने जा रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री को हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड कौन सा है, जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और अब वो कैसे ट्रेड करेंगे। बेसिकली हमें ये समझना ज़रूरी कि उनका मेन पर्पस जो था वो ट्रेड करना था। ठीक है, लेकिन कैसे ट्रेड करते करते उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा या कौन कौन से चेंजेस आए उनकी पॉलिसीज़ में, जिनके कारण वो रूल करने पर मतलब उन्होंने रूल करने का मूड बना लिया। ठीक है, अर्लियर दे ओनली केम फॉर ट्रेड और आपको चैप्टर के थ्रू आउट समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते रहे। ठीक है, दे डिडंट वांटेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अल्टीमेटली कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिनके कारण उनको टेरिटरी पर रूल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनकी पॉलिसीज चेंज होंगी उस हिसाब से। राइट, चलो शुरू करेंगे। औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल पावरफुल रूलर। ठीक है, हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा था, मुगल्स का रूल। बेसिकली मुगल्स जो रूल कर रहे थे वो दिल्ली को बेस बनाकर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब औरंगजेब जो होता है, जब औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा होता है तो एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होता है। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है और औरंगज़ेब जितना केपेबल होता है उसके सक्सेसर्स उतने केपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके, क्योंकि वो लग्जरी में डूबे होते हैं। ठीक है, उनको लग्जरी ज़्यादा पसंद हो जाती है, वो कॉन्क्वेस्ट में कम बिलीव रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि औरंगज़ेब जितना ज़्यादा एक्सपैंड करके चाहता है वो उसको उतना मेनटेन नहीं कर पाते। ठीक है, और फिर फर्दर एक्सपेंशन तो बहुत दूर की बात है। सो औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल किंग फॉलोड बाय वीक सक्सेसर्स। राइट, आफ्टर इज दैट इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार भी कहा गया है, ठीक है, एंड बिग जमींदार्स बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड स्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द रीजनल रूलर्स और यू कैन से जो गवर्नर बोला जा रहा है, सूबेदार जिसको बोला जा रहा है, या बड़े जो ज़मींदार हुआ करते थे, लैंड लॉज हुआ करते थे, इन लोगों ने अपने अपने एरिया में अपनी खुद की ऑटोनॉमी बनानी चालू कर दी। ठीक है, कि अपनी मन मर्जी से ये रूल करना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि औरंगजेब के बाद के जो वीक सक्सेसर्स हैं वो उतने केपेबल नहीं है कि इनको रोक सकें। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अपनी मन मर्जी अपने एरिया में चलानी चालू कर दी एंड दे वांटेड टू स्टैब्लिश देयर रीजनल किंगडम्स। राइट, दिल्ली नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। उसका एक कारण था, जब मुगल्स होंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली पर कैप्चर करना मतलब इंडिया पे कैप्चर करना। ठीक है, इंडिया में एम्पायर बनाना, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आएंगे उनका ध्यान जो है, उनका फोकस जो है वो दिल्ली से हटके कहाँ चला जाएगा, बंगाल या फिर कैलकाटा। द रीज़न बिहाइंड दिस इज मोटिव। मुगल्स को ये लगता था कि अगर इंडिया को रूल करना है तो दिल्ली शुड बी दी सेंटर। अगर दिल्ली को कैप्चर कर लिया मतलब इंडिया में आपके पैर जम गए। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि हमारा मोटिव रूल करना नहीं है, हमारा मोटिव ट्रेड करना है। और ट्रेड कहाँ पर हम कर पाएंगे, जहाँ पर अच्छा मार्केट होगा। ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अच्छे होंगे, जहाँ हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन्होंने चुना बंगाल को और कैलकाटा को। राइट, तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। न्यू पावर इमर्ज बाय द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। सी 17th सेंचुरी मतलब कौन सा साल, मतलब कौन सी ईयर्स चलेंगे, 1600 और लेटर बोल रहा है, यानी कि बाद के 50 साल। राइट, यानी 1650s के आसपास की यहाँ पर हमको बात बताई जा रही है। फाइन, ओके। देन
देन यूरोपियंस, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट। वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया में आए 1498 में। कब आए? जब वाटरवेज जो है यहाँ पर वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, इतना तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि वास्को डी गामा जो थे वो पहले पोर्चुगीज़ थे, और पोर्चुगीज़ थे क्योंकि उनका नेशन पोर्चुगल था, बट वो अल्टीमेटली थे तो यूरोपियन। पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए, कैलिकट में आए, और जिन्होंने देखा कि इंडिया में स्पाइसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो वो यहाँ से स्पाइसेस को वापस ले गए, उन्होंने बेचा। उनके जैसे बाकी मर्चेंट्स यहाँ पर आए, धीरे धीरे करके इस तरीके से ट्रेड के मोटिव से, ट्रेड के ऑब्जेक्टिव से यूरोपियंस का इंडिया के साथ रिलेशन बन गया और उनका यहाँ पर आना जाना होने लग गया। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब देखो, ईस्ट मतलब एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना। अगर आप इस तरीके से ग्लोब में देखें तो ये जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो यूरोप आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन यूरोपियंस ने कहाँ आना चालू किया? ईस्टर्न साइड में। राइट, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जिनको क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की एक चार्टर देती हैं, ये एक राइट देती हैं कि आप जाकर ईस्ट में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। इंग्लैंड से कोई भी दूसरी कंपनी नहीं आएगी आपके वहाँ पर कॉम्पिटिटर बनने के लिए। कहाँ से? इंग्लैंड से। मेक श्योर हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, एक चार्टर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या लिखा रहता है उसमें? दैट दे आर हैविंग द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। उनके पास इकलौता, सोल यानी इकलौता, ठीक है, उनके पास इकलौता अधिकार है ईस्ट में ट्रेड करने का। मतलब कि कोई दूसरी इंग्लैंड से कंपनी नहीं जाएगी ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। नो अदर कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड कुड ट्रेड, मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं। सिंपल। अब कोई कंपटीशन नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं? ये वहाँ जाकर अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कंपनी वांटेड टू बाय गुड्स एट चीप रेट्स टू सेल एट हायर प्राइसेस इन यूरोप। अभी देखो, अभी ये मत सोचना कि कंपनी यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएगी। अरे क्यों ले जाएगी? अभी तो 1600 चल रहा है ना, 17th सेंचुरी, वो भी लेटर। ठीक है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में आपके पास आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अभी ब्रिटेन में तो इंडस्ट्री है ही नहीं, तो रॉ मटेरियल नहीं चाहेगी। अभी यहाँ पर यूरोपियंस जो हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ क्या चाहती है कि भाई उसको जो गुड्स है, जो सामान है, वो चीप रेट्स में मिल जाए ताकि वो यूरोप में जाके महंगे में बेच सके, है ना। जैसे कि यहाँ से सबसे पहले इन लोगों ने ले जाना चालू किया था पेपर। ठीक है, और अगर हम ब्रॉडली कहना चाहें तो हम कहेंगे स्पाइसेस। यहाँ से स्पाइसेस लेकर जाते थे चीप रेट्स में, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट को अर्न करने के लिए महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रेड इस तरीके से हुआ, ये आपको याद रखना है। रॉ मटेरियल्स लेने बाद में आएंगे। पर प्रॉब्लम क्या थी? बढ़िया था, कोई कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन इंग्लैंड की किसी कंपनी से नहीं था। ठीक है, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज से तो और सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज आ सकती थी ना, और आई। ठीक है, चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू ईस्टर्न मार्केट्स। जैसे ही ये चीज़ें स्प्रेड होती हैं कि ठीक है, ईस्टर्न एरियाज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, स्पाइसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनको हम ज़्यादा महंगे में यहाँ पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की दूसरी कंपनी तो नहीं आ सकती, बिकॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन। लेकिन यूरोपियन पावर्स, बाकी यूरोपियन पावर्स जो हैं वो तो इंडिया या इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में आ सकती थी, क्योंकि उनको प्रिवेंट नहीं कर रहा था चार्टर। राइट, पोर्चुगीज ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन इंडिया। गोवा में आए थे सबसे पहले। ठीक है, कैलिकट, हालांकि कैलिकट इज़ नॉट इन गोवा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि जो पोर्चुगीज़ थे उनका बेस बना था गोवा। ठीक है, डच एंड फ्रेंच ऑल्सो अराइव्ड। और ये सब कैसे आए? ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए। पोर्चुगीज़ तो पहले ही आ चुके थे, वो पहले ही ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी। और फिर इन चारों के बीच में ये चार यूरोपियन पावर जो इंडिया में और इंडिया के आसपास की कॉलोनीज़ में इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर चालू हो जाएगा इनके बीच में कॉम्पिटिशन। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन अगर हेल्दी होता तो हम समझते भी, लेकिन स्लोली इट विल टर्न इनटू राइवलरी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स इनके बीच में बढ़ने लग जाएंगे। तो कन्फ्लिक्ट क्या था समझते हैं। कन्फ्लिक्ट ये था कि सारी कंपनीज एक से ही सामान, सेम थिंग्स खरीदने में ही इंटरेस्टेड थी। सबको एक जैसे ही सामान चाहिए। ठीक है, सबको अगर स्पाइसेस
इंडिया में सफिशिएंट अमाउंट में हो रहा है, एम्पल अमाउंट में हो रहा है, तो सबको स्पाइसेस का ही ट्रेड करना था। अब आप एक ही चीज़ का ट्रेड कर रहे हो, डिमांड बढ़ा रहे हो, ठीक है, और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो अगेन उसके प्राइस बढ़ते जाएंगे, और प्राइस बढ़ेंगे आपके टैक्सेस वगैरह बढ़ जाएंगे, तो दूसरी कंट्री में जब आप जाके बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट। फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। इंडिया में जो बहुत अच्छी क्वालिटी में कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। कारण था टेक्सटाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके बिना मशीनरी के बन रही थी, ठीक है। बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो मशीनरी भी आ जाएगी। पेपर, कार्डमम, पेपर मतलब मिर्च, कार्डमम यानी इलायची, क्लोव्स यानी लौंग, और सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी। ये कुछ स्पाइसेस थे जिनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कारण ये भी बताए जाते हैं क्योंकि जब भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को या किसी फॉरेन कंट्री को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्पाइसेस का यूज़ है वो डिफरेंट है उन कंट्री से, है ना। जैसे कि पेपर, पेपर की क्या ज़रूरत थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जनरली दे आर मीट ईटिंग कंट्रीज़, ठीक है, बट उस समय पर रेफ्रिजरेशन जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो मीट है वो अगर आप स्टोर करके रखना चाह रहे हो तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, पेरिशेबल होता है, ठीक है। तो मीट में जब उसको कवर करके रखते थे, ठीक है, पेपर में जब मीट को कवर करके प्रिजर्व किया जाता था तो लंबे समय तक सही रहता था, सही हालत में रहता था और ख़राब नहीं होता था। तो इस तरीके से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई। अब डिमांड बढ़ती जाएगी और अलग अलग कंपनीज आकर, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनी आकर यहाँ पर ट्रेड करना चाह रही है, तो क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन के कारण डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। डिमांड और प्राइस के बीच में बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़ चाहिए लेकिन मार्केट में वो चीज़ ही कम है, तो जिन लोगों के पास वो सामान है वो तो उसको महंगा करके ही बेचेंगे ना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है और रिड्यूस हो जाते हैं प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, ठीक है। मान लो कि पहले 10 रुपये का सामान खरीद के अगर 50 रुपये में बेच रहे थे तो 40 रुपये कमा ले रहे थे प्रॉफिट, ठीक है। अब सामान 50 में ही बेच पा रहे हैं लेकिन सामान आने लग गया है मान लो 30 रुपये का, तो अब सिर्फ 20 रुपये ना, प्रॉफिट आधा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। सोल्यूशन क्या था, एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। ये जो सोल्यूशन है ये कैसा सोल्यूशन है कि कंपटीशन अगर आपको कम करना है तो नेगोशिएशन मत करो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ही एलिमिनेट करो, ठीक है। कि जो कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनीज, दे वर ट्राइंग टू एलिमिनेट ईच अदर फ्रॉम दी कंट्रीज लाइक इंडिया, ताकि ये खुद अकेले वहाँ पर सोल ट्रेडर बन सकें और खुद सारा प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कैसे कंपनीज एक दूसरे को हटाना चाहती थी। अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स led to fierce battle between trading companies and all the companies wanted to secure their market, ठीक है। they wanted to have the trade rights solely plus they also wanted to secure market, क्योंकि इंडिया अकेला एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से सामान खरीदा जा रहा था, और भी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ से सामान खरीदा जा रहा था, जैसे इंडोनेशिया, वहाँ पर भी स्पाइसेस का काफ़ी अच्छा काम होता था तो वहाँ से भी ट्रेड किया जाता था। लेकिन मार्केट भी हुआ करते थे, यूरोप से बहुत सारा सामान लाकर यहाँ पर भी बेचा जाता था, तो मार्केट्स को भी सिक्योर करना चाहते थे, राइट। दैट्स वाई सबके बीच में क्या हो गया, चारों कंपनीज के बीच में बैटल शुरू होने लग गए, ठीक है। अब देखते हैं कि बैटल शुरू हो रहा है तो किस तरीके से ये लोग लड़ाई करेंगे, ठीक है। इनका तरीका क्या है एक दूसरे को एलिमिनेट करने का। दे सैंक ईच अदर शिप, ब्लॉकेटेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ गुड्स। तो इस तरीके का डायरेक्टली इन लोगों ने झगड़ा नहीं किया, इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए कि एक दूसरे के शिप्स को रोक लेते थे, जो भी सामान जा रहा है उसको ब्लॉक कर देते कि आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ गुड्स। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है। क्यों, ताकि पायरेट्स मिल जाएं या फिर अगर आपको दूसरी कंपनी के जो आर्मी दिख जाए, ठीक है, जो लोग आपके ट्रेड को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो आपके पास हथियार भी होने चाहिए, है ना। मतलब अब देखो आर्म्स का यूज़ होने लग गया है, यानी कि कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पर जा रहा है, ठीक है। राइवलरी जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जा रही है। फोर्टिफिकेशंस अराउंड सेटलमेंट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक्स,
इवन दे ऑल्सो स्टार्टेड अटैकिंग द सेटलमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज, ठीक है, सेटलमेंट मतलब जहाँ पर ये एक बेस बनाकर रह रहे हैं, ठीक है, और फोर्टिफिकेशन यानी उसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें क्रिएट कर लेना है ना, एक फोर्ट जैसा एरिया बना लेना ताकि अंदर जो ट्रेड हो रहा है या जो लोग रह रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रह सके। कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लोकल रूलर्स, ये भी एक समस्या थी क्योंकि इनकी भी डिमांड सप्लाई में गड़बड़ी जा रही थी। अगर हमारे यहाँ के स्पाइसेस को हम पूरा तो थोड़ी ना फॉरेन कंट्रीज को बेच सकते हैं, हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी होगी। अब हम किस प्राइस पे ले रहे हैं और वो किस प्राइस पर ले रहे हैं, हम कितने में बेच पा रहे हैं और वो कितने में बेच पा रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर लोकल रूलर्स के साथ क्या होने लगे, झगड़े यहाँ पर होने लग गए, ठीक है। कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कंपनी को फाइनली ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ट्रेड को पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति पावरफुल है, ठीक है, जिसके हाथ में सारी गवर्नेंस की पावर है, अगर वो चाहे तो वो आपके ट्रेड को गड़बड़ कर सकता है, वो चाहे तो आप पे टैक्सेस लगा सकता है, वो चाहे तो आप पे टैरिफ्स लगा सकता है, वो चाहे तो आपको ट्रेड करने से ही रोक सकता है, ठीक है। तो मतलब इनको ये समझ में आया कि भाई अगर ट्रेड बहुत अच्छे से फ्लरिश कराना है तो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस तो करना पड़ेगा, राइट। कंपनी ट्रेड इन बंगाल, अब कंपनी बंगाल में क्या कर रही है, मैंने आपको अभी बताया था कि बंगाल, कैलकाटा, ये जो बड़े मार्केट्स हुआ करते थे या जो ऐसी कमर्शियल सिटीज़ होती थी, इनको ज़्यादा पावरफुल मानते थे ब्रिटिशर्स या जो आपके यूरोपियंस थे, और यहाँ पर ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, राइट। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनी 1651 में नियर हुगली रिवर, हुगली रिवर कहाँ है, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। एज ट्रेड एक्सपैंडेड the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. as their trade expanded, इन्होंने ये बोला कि भाई जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, उनको बुलाया और उनको बोला कि आप लोग फैक्ट्री के आसपास रहना चालू कर दें, आप सेटलमेंट के आसपास रहना चालू कर दें, इससे प्रोटेक्शन भी होगा उनका, और दूसरी चीज़ ट्रेड बैरियर्स जो है वो कम हो जाएंगे। देन दे इवन स्टार्टेड ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स, ठीक है, ब्राइब यानी रिश्वत देना। गॉट जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, वन वॉज कालीकता, नाउ कोलकाता, ठीक है। अब जो कोलकाता है या जो कैलकाटा है उसका पुराना नाम था कैलीकाटा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को बोलकर 3 विलेजेस की ज़मींदारी ले ली थी। किसने ले ली थी? ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब हम बात करें ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है, जो किस फॉर्म में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। persuaded औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। फाइनली इन्होंने औरंगजेब के जो लास्ट डेज होते हैं उसमें जब उसको वीक पाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, उससे एक फरमान ले लेते हैं। फरमान का मतलब होता है एक रॉयल ऑर्डर, राइट, जो आपको किंग या क्वीन ही क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इन्होंने एक फरमान ले लिया औरंगजेब से कि उस फरमान में ये लिखा था कि कंपनी जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। ड्यूटी फ्री, ड्यूटी हियर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है टैक्स, ठीक है। तो कंपनी को टैक्स फ्री या टैरिफ फ्री ट्रेड करने का अधिकार किसने दे दिया था? औरंगजेब के फरमान ने, राइट। अब लेकिन कंपनी जो है वो इसका मिसयूज़ कैसे करने वाली है, ठीक है। मिसयूज़ तो करेगी कंपनी, जस्ट अ सेकेंड। कंपनी इसका मिसयूज़ कैसे करेगी? फरमान में ये लिखा था कि जब भी कंपनी के काम से लोग जा रहे हैं, कंपनी जब ट्रेड कर रही है तब वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, ठीक है। उसको जगह जगह पर जाकर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, टैरिफ्स नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसका मिसयूज़ कैसे होने लगा? कंपनी ऑफिशियल्स जब अपने प्राइवेट ट्रेड पर जाते थे, अपने प्राइवेट मोटिव से जाते थे बाज़ारों में, तब भी उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया। तो देखो, एक तो कंपनी को पहले टैक्स देना था जो फरमान के कारण कैंसिल हो गया, तो स्टेट को नुकसान, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, उसको नुकसान हो रहा है, राइट। अब उसके बाद जब ये कंपनी ऑफिशियल्स अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं तब भी ये टैक्स देने से मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो बंगाल की गवर्नमेंट है या जो बंगाल प्रोविंस चलाने वाला रूलर है, उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर सामने आने लग जाएगा। और फाइनेंशियल लॉस आ रहा है तो चुप बैठेगा क्या राजा? नहीं,
ठीक है। सो कंपनी ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू पे ड्यूटी इवन व्हेन दे वर कैरिंग आउट देयर प्राइवेट ट्रेड। एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल ऑब्वियसली, ठीक है। दो तरफ से आने वाला टैक्स जो है या ड्यूटीज़ जो हैं उसको आपने बंद कर दिया है। नवाब कौन था इस समय पर बंगाल का? नवाब यानी रूलर, ठीक है, मुर्शीद कुली खान। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से टाइमलाइन बननी चालू हो जाती है। आफ्टर औरंगजेब डेथ्स नवाब असर्टेड देयर ऑटोनॉमी। हमने देखा कि औरंगजेब जो था वो क्या था? लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। जैसे इनकी डेथ होती है, इनके बाद के जो नवाब आएंगे या बाद के जो रूलर्स आएंगे ये क्या करना चालू कर देंगे? दे विल ट्राई टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि अपनी खुद की इच्छा से काम करना, किसी और व्यक्ति की नहीं सुनना, मनमानी कर पा रहे हैं आप अपनी, राइट। मुर्शीद कुली खान के बाद आते हैं अलीवर्दी खान और उनके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। ये क्या है? ये सक्सेशन है, ठीक है। एक हायरार्की चली आ रही थी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग नवाब्स ऑफ बंगाल, क्योंकि इनके बाद जो आएंगे अगेन वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, ठीक है। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। ये जो तीनों रूलर्स थे इन्होंने अपने अपने टाइम पीरियड पे कंपनी को किसी भी प्रकार का कंसेशन या किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी इन लोगों से चिड़ी हुई रहेगी। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, ठीक है। प्लस दे ऑल्सो आस्क्ड फॉर लार्ज ट्रिब्यूट, यानी कि एक काइंड ऑफ फीस इन्होंने लगानी चालू कर दी कि कंपनी जो अगर वो हमारी टेरिटरी में, हमारे बंगाल प्रोविंस में अगर क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो इसको हमें कुछ ना कुछ पैसा तो देना चाहिए, ठीक है। डिनाइड राइट टू मिंट कॉइन्स। मिंट करने का मतलब है जब कॉइन को बनाते हैं, ठीक है, मिंटिंग बोलते हैं उसको। तो कंपनी किसी भी प्रकार के कॉइन्स को इशू अब नहीं कर सकती। स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशंस एंड ऑल्सो कंपनी को मनाही कर दी गई कि अब आप किसी भी प्रकार के फोर्टिफिकेशंस नहीं बनाएंगे। दे बिलीव्ड दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब्स, ठीक है। क्यों इनको ऐसा लगता था कि ये जो मुर्शीद कुली खान है, अलीवर्दी खान है या सिराजुद्दौला है, इनको ये चीज़ समझ में आती थी कि एक तो कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती, ठीक है, फिर कंपनी को ट्रेड भी हमारी टेरिटरी में करना है। तो अल्टीमेटली ये इन सारे एक्शन से क्या बताना चाहते हैं कि नवाब जो है उसकी कोई ज़्यादा पावर है नहीं और ये उसको भी डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं नवाब की पावर को। कंपनी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि ये बंगाल के नवाब जो हैं ये तो किसी भी प्रकार से हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे ट्रेड में, ठीक है। तो अब इनको भी एलिमिनेट करने के बारे में सोचा जाएगा। नवाब्स ruining company's trade, wanted to do duty free tax. To expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort, ठीक है। कंपनी अपसेट क्यों थी? कंपनी अपसेट इसलिए थी क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता था कि नवाब जो है वो उसका ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड जो है उसको रूइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। वाई? क्योंकि एक तो वो टैक्सेस लेने लग गए थे, ठीक है, फिर फोर्टिफिकेशंस उन्होंने रोक दिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड भी उनको करने नहीं मिल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट्स फाइनली लेड टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और फाइनली ये जो बंगाल प्रोविंस में रूलर्स के साथ कंपनी का झगड़ा था, इसके कारण क्या होने लग जाएगा यहाँ पर? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है, क्या हुआ, इसमें कंपनी जीती, नवाब जीता, कौन सा नवाब लड़ रहा था, कंपनी ने क्या किया, ये सब कुछ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम एक लेक्चर में ज़्यादा कुछ चीज़ें कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर में कुछ बैटल्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, है ना। तो अगर हम सारा कुछ एक साथ सम अप करने की या एक लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनिशियल लेवल पर, क्योंकि अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख के रिविजन कर रहे हैं तो आप एक साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ना चालू किया है, स्टार्टिंग ही है इस चैप्टर की, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको पार्ट्स में देखें, ठीक है, और फिर अपनी एनसीईआरटी को भी रीड करना ना भूलें, ठीक है। रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लेक्चर वीडियोज़ देख कर ना ये सीख सकते हैं कि स्टोरी क्या है, समझना क्या है, पढ़ना क्या है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स तब तक अच्छी नहीं होंगी जब तक आप अपनी एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ेंगे और उससे आंसर्स बनाकर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। फाइन। तो अगर आपको इतनी कहानी समझ में आई, अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी के पहले तक की सारे इंसिडेंट्स और सारे जो पॉइंट्स हैं कि बैटल तक पहुँचे क्यों, समस्या क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट थे, किन के बीच में राइवलरी थी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आई होप,
ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब इतने में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके लिए शेयर करना एकदम फ्री है। ठीक है, आप एक क्लिक के साथ चीज़ों को लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके एक बार शेयर करने से मेरी रीच बढ़ेगी और मैं ज़्यादातर लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो क्वालिटी एजुकेशन है इसको पहुंचा पाऊंगी कि हम एक हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ने की, एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।